मॉर्निंग क्लास, कैसे हो भाई सब लोग? बढ़िया। चलो तो फिर आज अपन अपना एक और ऑनलाइन का नया लेक्चर स्टार्ट करते हैं, नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं। आज का लेक्चर नंबर बेटा अपने पास है 136। इस लेक्चर में बेटा अपन बात करेंगे आज के नए चैप्टर की, और अपना जो नया चैप्टर स्टार्ट होने वाला है वो पदार्थ की अवस्था, जिसमें बेटा मेन अपन पढ़ेंगे गैसीय अवस्था। समझ में आ गई बात बेटा? बेटा पदार्थ की अवस्था की बात करें तो जनरली 3 प्रकार की अवस्थाएं होती हैं, ठोस, द्रव और गैस। तो स्टार्टिंग में तो अपन बेटा ठोस, द्रव, गैस तीनों के बारे में देखेंगे, अंतर देखेंगे, और फिर मेनली बेटा जो अपना पूरा चैप्टर है वो है गैसीय अवस्था। ठीक है, फिर एक ठोस अवस्था आता है और एक द्रव अवस्था आता है। वो सारे बेटा आपको 12th में पढ़ने को मिलते हैं। तीनों की अवस्थाओं के अलग अलग चैप्टर हैं। तो गैस अवस्था अपने पास 11th में है, ठोस और द्रव अवस्था आपके पास 12th में पढ़ने को मिलेगा। समझ में आती है बात बेटा? इजी चैप्टर है, छोटा चैप्टर है, थ्योरेटिकल चैप्टर है, क्वेश्चंस भी हैं लेकिन थ्योरी भी है। बाकी इंटरेस्टिंग चैप्टर है, ऐसा नहीं है कि हार्ड है। बेटा मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने आपके रेडॉक्स वाले चैप्टर के लिए जो मैंने क्वेश्चंस कराए थे स्टेज 1, 2, 3, 4, बाकी उन क्वेश्चंस को आपने चेक कर लिया होगा। काफी क्वेश्चंस मैंने करवा दिए थे, वहां मैंने आपको बोला था स्टेज 1, फिर स्टेज 2, फिर स्टेज 4 और फिर स्टेज 3 करना है। तो आज का अपन अपना नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं। चैप्टर अपना जो मेन रहेगा पदार्थ की अवस्था, और पदार्थ को बेटा द्रव्य भी बोला जाता है। द्रव और द्रव्य दोनों अलग अलग चीजें हैं। देखिएगा, द्रव्य की अवस्था बेटा इंग्लिश में बोलते हैं द्रव्य की अवस्था को स्टेट्स ऑफ मैटर। द्रव्य की अवस्थाएं बेटा, ये जो द्रव्य है, द्रव्य का मतलब पदार्थी है, पदार्थ का एक प्रकार है द्रव्य। बेटा 3 प्रकार की अवस्थाएं होंगी पदार्थ या द्रव्य की, एक ठोस, एक द्रव और एक गैस। मेन अपन बेटा जो अपन इसमें पढ़ेंगे गैसीय अवस्था पढ़ेंगे। तो अपने पास हेडिंग हो गई स्टेट्स ऑफ मैटर, और इसमें जो मेन चैप्टर चलेगा हमारे पास जिस थीम पे, वो होगा आपका गैसीय अवस्था, गैसियस स्टेट। समझ में आ रही है बात? तो बेटा स्टार्टिंग ही मैं यहां से करता हूं कि जो पदार्थ की अवस्था मैंने 3 प्रकार की बताई, ठोस, द्रव और गैस, तीनों में क्या क्या अंतर है, किस तरीके से तीनों को बताया जा सकता है, मैं उसकी बात कर रहा हूं बेटा ठोस, द्रव और गैस तीनों में अंतर की बात करें तो अलग अलग प्रकार से इनके अंतर को बताया हुआ है। उस अंतर का मैं आपको एक चार्ट बना देता हूं, जिससे आपके लिए याद करना और उसको समझना इजी हो जाएगा कि किस आधार पे हम इनको वर्गीकृत कर सकते हैं। समझ में आ रही है बात? तो बेटा चार्ट देख लेते हैं एक, जिससे हमारे लिए थोड़ा सा पढ़ना इजी हो जाएगा। बेटा पहले तो अपन देखेंगे गुण किस आधार पे देख रहे हैं, फिर हम बात कर रहे हैं ठोस की, फिर हम बात कर रहे हैं बेटा गैस की, और फिर हम बात करेंगे बेटा द्रव की। ये हमारा वर्गीकरण रहेगा। गुण मतलब किस आधार पे बात की जा रही है, ठोस क्या क्या बोलता है, फिर गैस, और फिर लास्ट बेटा अपने पास आएगा द्रव। समझ में आती है बात बेटा? तो बेटा इसमें अपन देखते हैं एक एक पॉइंट जिसके आधार पे हमको इसका वर्गीकरण करना है। बेटा पहला मैं इसमें कर रहा हूं आकर्षण बल या अवयवी कण, कि अवयवी कण जो होते हैं और आकर्षण बल जो होता है उसकी क्या स्थिति रहती है, किस आधार पे हमने इनको बताया हुआ है। तो बेटा पहला पॉइंट है अवयवी कण। बेटा अवयवी कण का मतलब आज के बाद ध्यान रखें कि कोई यौगिक या कोई पदार्थ जिन कणों से मिलकर बना होता है उन्हें अवयवी कण बोलते हैं। जैसे आपका ये मार्कर का ढक्कन है, कैप है, तो इसके बिल्कुल छोटे छोटे टुकड़े कर लिए तो वो लास्ट कण जिसको और विभाजित नहीं किया जा सकता है उसे क्या बोला जाता है? अवयवी कण बोला जाता है। समझ में आ गई बात? तो अवयवी कण हम बात करेंगे ठोस में क्या स्थिति है, गैस में क्या स्थिति है, और द्रव में क्या स्थिति है। तो बेटा हम यहां पे बोलते हैं ठोस में अवयवी कण प्रबल रूप से बंधे रहते हैं, प्रबल रूप से बंधे रहते हैं। गैस में बहुत ढीले बंधे रहते हैं, बहुत ढीले
बंधे रहते हैं। समझ में आ गई बात। द्रव में बात करें, ठोस तथा गैस के मध्य की अवस्था। समझ में आ गई बात। बेटा अवयवी कण, जैसे मान लीजिए मैंने किसी ठोस की संरचना की बात की तो उसकी संरचना कुछ ऐसी होती है। बेटा ये आपको आगे संरचनाओं में पढ़ने को मिलेगा जब आपके पास 12th में ठोस जो अवस्था है सॉलिड स्टेट नाम से चैप्टर आएगा वहां पे। तो बेटा एक किसी क्रिस्टल की संरचना है। बेटा एक क्रिस्टल में जो ये सर्किल दिख रहे हैं ये अवयवी कणों को बता रहे हैं। तो बेटा ठोस में आप देखो इसमें आपको अवयवी कण दूर दूर दिख रहे हैं क्या? नहीं दिख रहे। क्यों? क्योंकि अवयवी कण बहुत प्रबल रूप से बंधे हुए हैं, बहुत प्रबल रूप से बंधे हुए हैं। किसमें? ठोस में। जबकि गैस में बहुत ढीले बंधे होते हैं। गैस की स्थिति की बात करूं, गैस की स्थिति ये होती है, बहुत ढीले होते हैं। कणों के गण बहुत दूर दूर होते हैं, तभी गैस हमारे को दिखाई देती है। कई बार आपने फॉग वगैरह देखा हो तो वहां पे चलती भी दिखाई देती है, जैसे बह रही है, वो गैस के कण है। द्रव की बात करूं तो बेटा ठोस की तुलना में तो गैप ज्यादा होता है, मतलब ढीले बंधे होते हैं, और गैस की तुलना में थोड़ा टाइट होते हैं। इसलिए बोला जाता है ये ठोस और गैस के मध्य की अवस्था होती है। समझ में आ गई बात। अवयवी कण का मतलब कोई भी क्रिस्टल, कोई भी चीज जिससे मिलके बनी है तो वह छोटी से छोटी इकाई उसके अवयवी कण कहलाते हैं। समझ में आ गई बात। तो ठोस में प्रबल रूप से बंधे रहते हैं तभी इसकी संरचना ठोस होती है, इसमें बहुत ढीले, इसमें मध्य की अवस्था। अब बेटा जो अवयवी कणों के बीच में गैप होता है, देखो ये रहा, ये रहा, ये रहा, ये रहा, ये रहा, ये रहा, इन्हें बेटा इंग्लिश में तो बोला जाता है वॉइड्स। इंग्लिश में तो क्या बोलते हैं? वॉइड्स। और हिंदी में क्या बोलते हैं बेटा? इन्हें अंतरावकाश। समझ में आ गई बात। जो अवयवी कणों के बीच में गैप होता है, इस गैप को क्या बोला जाता है? वॉइड्स, या बोले तो अंतरावकाश। समझ में आ गई बात। वॉइड्स या अंतरावकाश। तो बेटा इधर अंतरावकाश या वॉइड्स की बात करें तो देखिएगा, ठोस में ये अंतरावकाश चूंकि ये प्रबल रूप से बंधे हुए हैं तो लगभग नगण्य होता है। बेटा आपको बीच में गैप थोड़ी दिख रहा है, इसलिए बोला जाता है अंतरावकाश, जिन्हें इंग्लिश में बोलते हैं वॉइड्स। ठोस में बात करूं तो लगभग नगण्य होता है। गैस में बात करूं बेटा बहुत बड़े बड़े होते हैं, क्योंकि गैस के कण तो बहुत दूर दूर होते हैं। समझ में आ गई बात। तो गैस में बात करूं अंतरावकाश बहुत बड़े बड़े होते हैं, जबकि वही द्रव में बात करें ठोस की तुलना में तो बड़े होते हैं और गैस की तुलना में छोटे होते हैं। तो फिर से वही लिख दिया, ठोस और गैस के मध्य की अवस्था। मतलब ठोस की तुलना में तो अंतरावकाश बड़े बड़े होंगे और गैस की तुलना में अंतरावकाश छोटे छोटे होंगे। समझ में आ गई बात बेटा। अब इसमें हम आकर्षण बल की बात करें, अंतराणु बल की बात करें कि इन कणों के मध्य कौन सा बल काम करता है, तो मैंने बोला आकर्षण बल। फोर्स की बात कर रहा हूं, अंतराणुक बल, अणुओं के मध्य लगने वाले बल को क्या कहा जाता है? अंतराणुक बल। बेटा चूंकि ठोस में कण प्रबल रूप से बंधे रहते हैं, प्रबल रूप से कौन बंधा रहता है? जिनके बीच में आकर्षण बल काम करता है। आपको फिजिक्स दो प्रकार के बल बताती है, एक आकर्षण और एक प्रतिकर्षण। आकर्षण का मतलब जो पास पास लाता है, प्रतिकर्षण का मतलब जो दूर दूर ले जाता है। समझ में आ गई बात। आकर्षण जो पास पास लाता है, प्रतिकर्षण जो दूर दूर ले जाता है। तो कण प्रबल रूप से बंधे हुए हैं, इसका मध्य, कणों के मध्य प्रबल आकर्षण बल कार्य करता है। कणों के मध्य क्या काम कर रहा है? प्रबल आकर्षण बल। गैस के कण बहुत दूर दूर होते हैं तो बेटा इनमें बोला जाता है, इनमें दुर्बल वांडरवाल। बेटा ये बल का प्रकार होता है, आगे पढ़ेंगे, आएगा जब। दुर्बल वांडरवाल बल
या आकर्षण बल कार्य करता है। समझ में आ गई बात बेटा? यहाँ पे दुर्बल वान डेर वाल्स बल होता है, यहाँ पे प्रबल आकर्षण बल होता है, और यहाँ पे फिर से वही ठोस और गैस के मध्य की अवस्था। मतलब ठोस की तुलना में तो बल दुर्बल होता है और गैस की तुलना में बल थोड़ा प्रबल होगा। तो बेटा ठोस द्रव गैस में हमने 3 देख चुके हैं। पहला अवयवी कण, दूसरा अंतरावकाश, तीसरा हमने देख लिया बेटा आकर्षण बल। समझ में आती है क्या बात? तो बेटा अब इसमें अपन आगे और कुछ पॉइंट्स की बात करते हैं। ये तीनों पॉइंट मेरे ख्याल से समझ में आ गए होंगे, सिंपल पॉइंट्स हैं। समझ में आ रही है बात? आगे कुछ पॉइंट और देखते हैं, इनको रफ कर रहा हूं। बेटा थर्ड पॉइंट बात कर रहे हैं कणों की गति, कि कण किस प्रकार से गति करते हैं। तो बेटा ठोस में आप देख रहे हो कण आपको गति करते हुए दिख रहे हैं क्या? नहीं दिख रहे। बेटा इन पे बहुत तेज दाब लगाया जाए, दबाया भी जाए, दाब भी लगाया जाए तो भी बेटा गति नहीं करते, लेकिन कण बहुत देर तक दबाओगे तो बेटा कंपन करते हैं, हल्का सा वाइब्रेट करते हैं। तो बेटा हमने क्या बोला, कणों की गति केवल कंपन करते हैं। कंपन का मतलब बेटा वाइब्रेशन करना। गैस में बात करें बेटा, गैस के कण तो गति करते रहते हैं हर जगह। समझ में आ गई बात? तो बेटा इसलिए बोला जाता है गैस में क्या, कण सभी दिशाओं में मुक्त गति अर्थात यादृच्छिक गति करते हैं। यादृच्छिक गति, और यादृच्छिक गति को टेढ़ी मेढ़ी गति भी बोलते हैं, जिगजैग गति भी बोलते हैं। जिगजैग, जिगजैग का मतलब टेढ़ी मेढ़ी गति करते हैं। और फिर से हम द्रव में क्या लिखेंगे, ठोस की तुलना में तो गति करते हैं परंतु गैस की तुलना में कम करते हैं। तो हम क्या बोले, गति करते हैं परंतु कणों को पृथक पृथक नहीं किया जा सकता है। समझ में आ गई बात? जैसे बेटा मैंने बात की पानी की बोतल की, बेटा ये बोतल है, आपने ऐसे किया तो कण गति तो कर रहे हैं, लेकिन आप इसमें अलग अलग थोड़ी बता सकते हो ये रहा हाइड्रोजन, ये रहा ऑक्सीजन। इसलिए बेटा हम क्या बोलते हैं, अब पानी की बात आ गई तो पानी पी लेता हूं। इसलिए बेटा अपन क्या बोलते हैं कि द्रव में कण गति तो करते हैं लेकिन उनको पृथक पृथक नहीं कर सकते, जबकि गैस में बेटा कण अलग अलग होते हैं और ठोस में गति होती ही नहीं है, केवल कंपन में करते हैं। बेटा नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं कणों की गति के बाद में, आयतन वह आकृति। तो बेटा ठोस में बात करें तो क्या बोलते हैं, दोनों निश्चित होते हैं। दोनों का मतलब आयतन और आकृति दोनों क्या होते हैं, निश्चित होती हैं। आयतन और आकृति दोनों निश्चित होती है। गैस में बेटा बात करें, दोनों अनिश्चित होती हैं। बेटा द्रव में बात करें तो द्रव में देखो, ये पानी की बोतल में मान लो अभी 200 ml पानी है, तो आप ऐसे भी कर दो चाहे कैसे भी कर दो, आकृति बदलेगी लेकिन आयतन तो 200 ml ही रहेगा। यदि ढक्कन बंद है, ढक्कन खोल दोगे तो फैल जाएगा, ये ध्यान रखना। तो इसमें अपन क्या बोलते हैं, आयतन निश्चित होता है परंतु आकृति अनिश्चित होती है। क्या बोला, द्रव में बेटा आयतन तो निश्चित है
परंतु आपकी आकृति जो है वो क्या है, अनिश्चित। गैस में दोनों अनिश्चित, जबकि ठोस में दोनों निश्चित होते हैं। समझ में आ गई बात बेटा। नेक्स्ट पॉइंट बात कर लें अपन इधर, इनका बीपी व एमपी। बेटा बीपी का मतलब होता है क्वथनांक, एमपी का मतलब होता है गलनांक। याद रखें, बीपी का मतलब क्वथनांक बॉइलिंग पॉइंट, एमपी का मतलब गलनांक मेल्टिंग पॉइंट। क्वथनांक वह बिंदु जिस पर द्रव उबलने लगता है, गलनांक वह बिंदु जिस पे द्रव जमने लगता है। जैसे पानी के लिए क्वथनांक 100 डिग्री सेल्सियस होता है, जबकि गलनांक 0 डिग्री सेल्सियस होता है। 0 डिग्री पे बर्फ बन जाती है मतलब जमने लगता है, 100 डिग्री पे उबलने लगता है, इसलिए क्वथनांक 100 डिग्री। समझ में आ गई क्या बात। तो बेटा ठोस के लिए बीपी और एमपी दोनों ज्यादा होते हैं रूम टेम्परेचर से। बीपी और एमपी ग्रेटर देन मतलब ज्यादा होते हैं रूम टेम्परेचर से। रूम टेम्परेचर का मतलब कमरे का ताप, जिसे लगभग 26 डिग्री सेल्सियस माना जाता है। समझ में आ गई बात। बीपी और एमपी मतलब क्वथनांक और गलनांक दोनों ज्यादा होते हैं रूम टेम्परेचर से। रूम टेम्परेचर का मतलब लगभग 26 डिग्री सेल्सियस की बात की जाती है, कमरे के ताप की बात की जाती है। गैस के लिए बात करें, बीपी और एमपी दोनों कम होते हैं रूम टेम्परेचर से। द्रव की बात करें, जैसे पानी की बात कर ली, तो बीपी तो क्या होता है रूम टेम्परेचर से ज्यादा, भाई कमरे का ताप तो 26 ही है और ये 100 डिग्री पे उबल रहा है तो ज्यादा हो गया। जबकि एमपी की बात करूं, ये कम होता है रूम टेम्परेचर से, क्योंकि रूम टेम्परेचर तो 26 है और जमता कितने पे है, 0 पे है, तो रूम टेम्परेचर से कम है। तो बेटा ऐसे हमारे को एक बात समझ में आई कि जो हमारा चैप्टर है द्रव्य, उसमें मेनली 3 चीजें होती हैं, ठोस, द्रव और गैस। इस पूरे चैप्टर में हम मेनली द्रव अवस्था के गैस अवस्था के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन अभी हम पहले इनका वर्गीकरण देख रहे हैं कि ठोस, द्रव, गैस में क्या अंतर है। अब इसके बाद से अपन पूरा चैप्टर क्या देखेंगे, गैसीय अवस्था। ठीक है, तो एक बार अंतर फिर बता देता हूं। ठोस में अवयवी कण बहुत पास पास होते हैं, प्रबल रूप से बंधे रहते हैं, प्रबल आकर्षण बल होता है, कण केवल कंपन गति करते हैं, उनके बीच में अंतरावकाश लगभग नगण्य होता है। गैस बहुत ढीले ढीले बंधे होते हैं, सभी दिशाओं में मुक्त गति करते हैं, जिगजैग गति करते हैं, यादृच्छिक गति करते हैं, अंतरावकाश बहुत बड़े बड़े होते हैं, दुर्बल वांडरवाल आकर्षण बल होता है। द्रव अवस्था में बात करें, ठोस और गैस के मध्य की अवस्था होती है। उसके बाद आयतन आकृति इसमें निश्चित होते हैं, इसमें अनिश्चित होते हैं। इसमें आयतन तो निश्चित होता है परंतु आकृति आपकी अनिश्चित होती है। बीपीएमपी बेटा इधर बात किया हमने रूम टेम्परेचर से ज्यादा, रूम टेम्परेचर से कम, इधर ये रूम टेम्परेचर से ज्यादा और ये रूम टेम्परेचर से कम होता है। रूम टेम्परेचर लगभग 26 डिग्री सेल्सियस को हम रूम टेम्परेचर मानते हैं। समझ में आ गई बात। तो ये बेटा हमारा अंतर था ठोस, द्रव और गैस में। अब अपन जो अपना मेनली चैप्टर स्टार्ट करेंगे वो गैसीय अवस्था स्टार्ट करेंगे। गैसों के गुण की बात करेंगे कि गैसों में क्या क्या गुण होता है। समझ में आ रही है बात। रफ करता हूं बेटा इसको। बेटा स्टार्टिंग में थोड़ी थ्योरी है जो इसका बेस बना रही है, उसके बाद फिर अपन बेटा न्यूमेरिकल्स और फॉर्मूलाज इनके बारे में बात करेंगे। तो बेटा अपन इसमें नेक्स्ट हेडिंग की बात करते हैं अपना गैसों के सामान्य गुण, मतलब गैसों के कणों में क्या क्या गुण होते हैं इसकी बात कर रहे हैं बेटा। नेक्स्ट हेडिंग तो बेटा गैसों के सामान्य गुण, गैस के कण क्या क्या करते हैं, क्या नेचर होती है, उनको पॉइंट्स लिख रहा हूं जिससे आपके समझ में आ जाए, थ्योरी क्लियर हो जाए होता क्या है। बेटा फर्स्ट पॉइंट, गैसों के कण
पात्र की दीवार पर समरूप दाब लगाते हैं। गैसों के कण पात्र की दीवार पर समरूप दाब लगाते हैं, मतलब जितने गैस के कण हैं, ऐसा नहीं है कि कोई ज्यादा लगा रहा है कोई कण कम लगा रहा है, सभी कण बेटा समरूप दाब लगाएंगे, समान दाब लगाएंगे, क्योंकि गैसों के कण गति करेंगे, गति करते समय क्या होता है, दीवार से टकराएंगे, तो टकराते समय क्या होगा, दाब लगाएंगे, तो दाब क्या होगा, सभी का समान होगा। दूसरा पॉइंट बेटा, गैसों के कणों का आयतन पात्र के आयतन की तुलना में, पात्र के आयतन की तुलना में लगभग नगण्य होता है। क्या बोला, गैसों के कणों का आयतन, बेटा जैसे मान लीजिए एक रूम है, इस रूम में गैस है, तो इसमें कणों के आयतन की बात करें तो वो कुल पात्र के आयतन की तुलना में क्या होता है, लगभग नगण्य। पात्र मतलब बेटा जिसमें गैस भरी हुई है उसे पात्र की बात की जाती है। तो बेटा इसी कारण बोला जाता है गैसें हल्की होती है। यदि बात करें तो गैसें कैसी होती है, हल्की होती है, तभी तो ऊपर उड़ती रहती हैं। तो हमने क्या बोला, गैसों के कणों का आयतन पात्र के आयतन की तुलना में लगभग नगण्य होता है। तीसरा पॉइंट देखिएगा, गैसों का आयतन व आकृति दोनों अनिश्चित होती है। अर्थात ये पात्र के अनुसार आयतन व आकृति, अर्थात ये पात्र के अनुसार आयतन व आकृति ग्रहण करते हैं। मतलब बेटा गैसों का खुद का आयतन आकृति नहीं होता। आपने एक बोतल ले रखी है तो उस बोतल का जो आयतन है, बोतल का आयतन और आकृति उसको ग्रहण कर लेंगे। अब मान लो आपने बोतल से निकाल के इस कमरे में भर दी, तो अब कमरे के आयतन और आकृति को ग्रहण कर लेंगे। अर्थात गैसों के कणों का खुद का आयतन और आकृति नहीं होती, ये जिस भी पात्र में ली जाती है उसके आयतन और आकृति को ग्रहण करते हैं। समझ में आ गई बात बेटा। नेक्स्ट पॉइंट अपन बात करें, गैसें तेजी से विसरित होती है। बेटा विसरित का मतलब डिफ्यूज होना, बात करेंगे अभी। विसरित होती है, इस कारण गैसों में समांगी मिश्रण बनाने का गुण होता है। देखते हैं बेटा इसकी क्या बात कर रहे हैं हम। हमने बोला गैस से तेजी से विसरित होती है। विसरित का मतलब डिफ्यूज होना। आपने परफ्यूम की बोतल है, उसका ढक्कन खोल दिया तो परफ्यूम फैल जाता है, तो आप जबरदस्ती थोड़ी छिड़क रहे हो, फिर भी उसकी थोड़ी सी सुगंध आती है। बेटा गैसों के कणों का एक पतले से छिद्र, छेद से निकल के पूरे वातावरण में फैलना, इस गुण को बोला जाता है विसरण, जिसे डिफ्यूजन भी कहते हैं। पतले से छेद से निकल के पूरे वातावरण में फैलना, इसे बोला जाता है विसरण या डिफ्यूजन। तो गैसों में ये गुण होता है। इस कारण बेटा गैस क्या करती है, जैसे एक बोतल से निकली छेद से और पूरे वातावरण में फैल गई, तो वातावरण में अन्य गैसें भी होंगी, उनके साथ मिलके और फैल जाएगी। इसे बोलते हैं समांगी मिश्रण बनाने का गुण रखती है। समांगी मतलब समान अवस्था के साथ ये मिल जाएगी, गैसों के साथ गैसें आपस में घुल जाती है। दो प्रकार की अवस्था होती है, एक तो समांगी, एक विषमांगी। समांगी का मतलब बेटा समान अवस्थाओं का आपस में मिलना, विषमांगी का अलग अलग अवस्थाओं का आपस में मिलना। तो अपन ने बोला गैसें तेजी से विसरित होती है, इस कारण गैसों में समांगी मिश्रण बनाने का गुण होता है, अर्थात ये अन्य गैसीय पदार्थों से मिलकर मिश्रण बना लेती है। समझ में आ रही है क्या बात बेटा। नेक्स्ट पॉइंट इंपॉर्टेंट है, गैसों में संपीड्यता। बेटा संपीड्यता को इंग्लिश में बोलते हैं कॉम्प्रेसिबिलिटी।
गैसों में संपीड्यता का गुण होता है, अर्थात दाब को बढ़ाकर आयतन को घटाया जा सकता है। समझ में आ गई बात? गैसों में संपीड्यता का गुण होता है बेटा। संपीड्यता मतलब दाब लगाना, दबाना। जैसे मान लीजिए बेटा आपके पास एक गैस का गुब्बारा है, उस गैस के गुब्बारे में गैस के कण है, मान लीजिए 100 कण है। आपने उस गुब्बारे पे थोड़ा सा दाब लगाया, थोड़ा सा लगाना, ज्यादा लगाओगे तो फूट जाएगा। थोड़ा सा दाब लगाया तो बेटा क्या होगा, कण तो अभी भी 100 है, लेकिन पहले वाली स्थिति में कण दूर दूर थे। अब हमने जैसे ही दाब लगाया, मतलब संपीड्यता की, तो दाब लगाने से उसका आयतन घट गया, दूरी घट गई, तो अभी भी कण तो 100 है, लेकिन अब पास पास आ गए। अर्थात गैसों में संपीड्यता का गुण होता है, अर्थात दाब को बढ़ाकर आयतन को घटाया जा सकता है। इसे बोलते हैं गैसों के गुण। तो आपको गैसों के सामान्य गुण की बात की, 5 गुण आपको याद रखने हैं। पहला पॉइंट क्या था अपने पास, गैसों के कण पात्र की दीवार पर समरूप दाब लगाते हैं। दूसरा, गैसों के कणों का आयतन पात्र के आयतन की तुलना में लगभग नगण्य होता है। तीसरा, गैसों का आयतन व आकृति दोनों अनिश्चित होते हैं, अर्थात पात्र के आयतन व आकृति को ग्रहण करते हैं। फोर्थ, ये तेजी से विस्तृत होते हैं, इस कारण ये अन्य गैसीय पदार्थों से मिलकर समांगी मिश्रण बनाने का गुण रखते हैं। फिफ्थ, गैसों में संपीड्यता, जिसे इंग्लिश में कॉम्प्रेसिबिलिटी बोलते हैं, का गुण होता है, अर्थात दाब को बढ़ाकर आयतन को घटाया जा सकता है। तो बेटा हमने अभी तक 2 टॉपिक देखे। क्या क्या देखा हमने? पहला, अंतर ठोस द्रव गैस में क्या क्या है। दूसरा, गैसीय अवस्था चैप्टर है हमारा, तो इसमें हम बात कर रहे हैं गैसों के गुण क्या क्या होते हैं। समझ में आ गई बात बेटा? अब इसमें बेटा एक ये दाब की बात आ रही है, समरूप दाब लगाता है। तो दाब एक्चुअली में होता क्या है? वैसे तो आपने फिजिक्स में पढ़ा है, दाब का मतलब क्या होता है? बल अपॉन क्षेत्रफल, मतलब प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाला बल वह दाब कहलाता है। तो बेटा उसकी थोड़ी सी अपन अभी बात कर लेते हैं, एक्चुअली में दाब होता क्या है। तो बेटा नेक्स्ट पॉइंट की बात कर रहे हैं अपन। तो देखिएगा नेक्स्ट पॉइंट अपना जो है, एक सेकंड बेटा, नेक्स्ट अपना बेटा अपन टॉपिक बात कर रहे हैं दाब, जो आपने फिजिक्स में भी पढ़ा है। इधर अपन अपना थोड़ा सा जो अपने काम का है उसकी बात करेंगे। दाब को इंग्लिश में बात करें तो प्रेशर बोलते हैं। बेटा क्या परिभाषा होती है, क्या फॉर्मूला होता है? दाब का मतलब बल अपॉन क्षेत्रफल, अर्थात एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाला बल क्या कहलाता है? दाब कहलाता है। तो मैंने बोला है एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाला बल क्या कहलाता है? आपका दाब कहलाता है। बेटा फर्स्ट पॉइंट, दाब का इसका मतलब अपन क्या कह सकते हैं? अर्थात P इज इक्वल टू एफ अपॉन ए, जहां P तो क्या है? आपका दाब है, क्षेत्रफल A है, बल F है। तो एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को क्या कहा जाता है? दाब कहा जाता है। सेकंड पॉइंट, दाब का मापन बैरोमीटर नामक यंत्र में किया जाता है। दाब का मापन किस उपकरण से किया जाता है? बैरोमीटर नामक यंत्र में किया जाता है। बैरोमीटर में मरकरी बोले तो Hg का द्रव भरा होता है। मरकरी बोले तो Hg का द्रव भरा होता है। फोर्थ पॉइंट, बैरोमीटर
P इज इक्वल टू HDG सिद्धांत पर कार्य करता है। किस पे कार्य करता है? P इज इक्वल टू HDG सिद्धांत पर कार्य करता है, जहां H तो क्या होगा? ऊंचाई, D क्या होगा? घनत्व, G क्या होगा? गुरुत्वीय त्वरण। समझ में आ गई बात? P तो क्या होगा? दाब, H जो यंत्र बात कर रहे हैं बैरोमीटर, उसकी ऊंचाई, D घनत्व डेंसिटी, G क्या होगा? त्वरण। बेटा इस पे कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, एक्चुअली में ये पॉइंट्स पूछे जाते हैं कि किस सिद्धांत पर काम करता है? HDG सिद्धांत पर। कौन सा द्रव भरा होता है? मरकरी, Hg का द्रव भरा होता है। युक्ति का नाम क्या होता है? बैरोमीटर होता है। दाब का मतलब F/A अर्थात एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाला बल होता है। तो बेटा ये कुछ पॉइंट्स अपन ने बात की जो जनरल पॉइंट्स है, जो हमारे को प्रेशर से रिलेटेड पूछे जाते हैं। अब बेटा मैं आपको कुछ MTR लिखवा रहा हूं, कुछ डायरेक्ट सूत्र और कुछ वैल्यूज लिखवा रहा हूं नियतांकों की, जो आपको याद रखनी है, क्योंकि इस चैप्टर में जो न्यूमेरिकल आते हैं उनमें नियतांकों की बात होती है और नियतांकों का मान मात्रक के साथ आपको याद होना चाहिए बेटा। समझ में आ रही है बात? तो अपन नेक्स्ट बात करते हैं, अपन कुछ इंपॉर्टेंट बिंदु जिनमें अपन दाब के मान, मात्रक ये पढ़ेंगे। तो बेटा आगे बात करते हैं अपन। तो अपना नेक्स्ट हेडिंग जो है कुछ महत्वपूर्ण बिंदु जिनको आपको बेटा ध्यान रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बेटा इसमें अपन MTRs की बात करेंगे, क्या क्या MTR है, क्या क्या चीजें आपको याद रखनी है। तो पहले मैं बेटा बात कर रहा हूं इसमें दाब की, कि दाब के हमारे पास क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं। तो देखिएगा बेटा, P का मतलब दाब, 1 ATM, ATM का मतलब एटमॉस्फेरिक प्रेशर, मतलब वायुमंडलीय दाब। ATM को क्या बोलते हैं? एटमॉस्फेरिक प्रेशर, बोले तो वायुमंडलीय दाब। बेटा आपका 1 ATM 760 mm ऑफ Hg के बराबर होता है, या 1 ATM 760 टॉर के बराबर होता है, या 1 ATM 101325 पास्कल के बराबर होता है, पास्कल बोले तो PA, या 1 ATM 1.01325 बार के बराबर होता है। तो बेटा दाब का हमारे को पता लग गया, 1 ATM इज इक्वल टू 760 mm ऑफ Hg इज इक्वल टू 760 टॉर इज इक्वल टू 101 325 पास्कल इज इक्वल टू 1.01325 बार होता है। समझ में आ गई बात बेटा? आगे देखिएगा इसमें और क्या क्या काम में आने वाला है। बेटा कुछ पॉइंट्स आपको पहले से पता है, 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 ml बोलो, ठीक है। और बेटा 1 लीटर इज इक्वल टू 10³ सेंटीमीटर क्यूब, सीसी का मतलब क्या होता है? सेंटीमीटर क्यूब, इज इक्वल टू 10⁻³ मीटर क्यूब। तो 1 लीटर किस किस के बराबर होता है? 10³ सेंटीमीटर क्यूब, या 10³ मीटर क्यूब, या 1000 ml के बराबर होता है, या साथ में 1 डेसीमीटर क्यूब। बेटा डेसीमीटर क्या होता है याद रखें, 1 डेसीमीटर इज इक्वल टू 10⁻⁻1 मीटर। m का मतलब मीटर है भाई, इतना सा ध्यान रखें। 1 डेसीमीटर इज इक्वल टू 10⁻⁻1 मीटर, तो क्यूब है तो 10⁻3, 10⁻3 मीटर क्यूब का मतलब 1 लीटर। बेटा 1 cc इज इक्वल टू 1 ml होता है, याद रखें। 1 cc इज इक्वल टू क्या होता है आपका? 1 ml होता है बेटा। तो इस तरीके से अपन ने यहाँ पे कुछ पॉइंट की बात की। आगे और कुछ पॉइंट देखते हैं अपन। नेक्स्ट पॉइंट बेटा, ताप को आपको जब भी केल्विन में बदलना है, ताप है आपका, उसको जब भी आपको केल्विन में बदलना है तो क्या करो, जहां भी डिग्री सेंटीग्रेड आया है उसमें 273 ऐड कर दो तो केल्विन में बदल जाएगा। और याद रखें, आज ही एक चीज बता रहा हूं,
गैसीय अवस्था वाले पूरे चैप्टर में कहीं भी न्यूमेरिकल आएगा तो हम ताप हमेशा कहीं में लेंगे, केल्विन में लेंगे। तो इसका मतलब गैसीय अवस्था वाले चैप्टर में, पूरे चैप्टर में कहीं भी यदि ताप आता है तो हम उस ताप को हमेशा किस में लेते हैं, केल्विन में लेते हैं। बोलो समझ में आ गई बात। चलो आगे बेटा, आगे नेक्स्ट पॉइंट बात करते हैं। अब अपन बात कर रहे हैं बेटा आर, एक आएगा इसमें नियतांक आर, आर को बोला जाता है गैस नियतांक। इस गैस नियतांक की वैल्यू क्या क्या होती है वो देखिएगा, 0.0821 एटमॉस्फेयर लीटर पर मोल केल्विन। मोल केल्विन को कैसे लिख दो, या 0.083 बार लीटर पर मोल केल्विन, या और बात करें या 2 कैलोरी पर मोल केल्विन, या 8.314 जूल पर मोल केल्विन, या 8.314 गुणा 10⁻7 अर्ग पर मोल केल्विन। समझ में आ गई। तो आर गैस नियतांक जिसकी आपको वैल्यूज याद रखनी है, क्या क्या है, 0.0821 एटमॉस्फेयर लीटर पर मोल केल्विन, या 0.083 बार लीटर पर मोल केल्विन, या 2 कैलोरी पर मोल केल्विन, या 8.314 जूल पर मोल केल्विन, या 8.314 गुणा 10⁻7 अर्ग पर मोल केल्विन। ये बेटा सारी वैल्यूज आर की है। सर ये क्या हो रहा है बेटा, पहले ही बोल रखा है महत्वपूर्ण बिंदु है, साथ में एक चीज और लिख लो, अब आपके दिल को दिलासा मिल जाएगा, क्या, MTR, मुझे तो रटो या मैं तुम्हें रटूंगा। सर कैसे रटे बेटा, एक पेज पे लिख लो, जहां पढ़ते हो उस टेबल पे चिपका लो, दिन में 2-4 बार भी यदि आप देखोगे तो चीजें दिमाग में सेट होगी, रटने से काम नहीं चलेगा बेटा, ठीक है। तो बेटा आर गैस नियतांक, इन सबका यूज मैं बताऊंगा आपको नेक्स्ट लेक्चर में कैसे यूज हो रहा है, अभी आपको घबराने की जरूरत नहीं है, सारी चीजें मैं आपको क्वेश्चंस में अप्लाई करना सिखाऊंगा। बेटा आर गैस नियतांक ये है सारे आर के मान, लेकिन मात्रक अलग अलग है बेटा। अब बेटा क्वेश्चन में एटमॉस्फेयर में बात कर रहा है तो आर का ये मान लगाओगे, बार में बात कर रहा है तो ये लगाओगे, कैलोरी में बात कर रहा है तो ये लगाओगे, जूल में बात कर रहा है तो ये लगाओगे, अर्ग में बात कर रहा है तो ये लगाओगे। यदि मैं आपको ये सारे नहीं लिखवा के एक ये लिखवाता तो फिर आपको खुद को चेंज करने में दिक्कत आती, तो इसलिए मैंने पहले से ही बेटा बता दिया है कि कन्वर्ट करके चेंज करके अपन कैसे लिख सकते हैं। समझ में आ गई बात बेटा। तो इस तरीके से बेटा अपन ने बात की। इनके अलावा 1-2 पॉइंट हमको और पता लग गए कि सर ये हमको चेंज भी तो करना आता है, बिल्कुल आता है बेटा। एक एटमॉस्फेयर कितने बार के बराबर है, 1.01325 बार। इसको बेटा आप ये मान सकते हो लगभग 1.01 बार। तो आप जब इसको 1.01 से गुणा करोगे तो ये आ जाएगा, तो याद करने की जरूरत नहीं है, थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तो भी समझ में आएगा। डन बेटा। कैलोरी और जूल में रिश्ता होता है क्या, 1 कैलोरी जो होता है आपका बेटा 4.18 जूल होता है, जिसे बेटा लगभग, ये लगभग का चिन्ह है, 4.2 जूल मान लेते हैं। तो 2 कैलोरी का मतलब लगभग 8.314 जूल आ गया। समझ में आ गई बात। तो कैलोरी से जूल में चेंज करना आ गया। अब अर्ग में कैसे चेंज करते हैं, तो याद रखिएगा, फिजिक्स बोलती है बेटा, ये मेरी गलती नहीं है, 1 जूल बराबर 10⁻7 अर्ग होता है, ऐसा फिजिक्स ने कहा है, मैंने नहीं कहा है। तो बेटा इतना जूल था, जूल को अर्ग में बदलना है तो 10⁻7 से गुणा कर दिया। बोलो समझ में आई बात बेटा। तो ये बेटा अपन ने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देखे जो हमारे पास यूज आएंगे, जिन्हें कैसे यूज करना है वो मैंने आपको बताया, और बाकी न्यूमेरिकल आएंगे तो वहां पे भी मैं आपको बताऊंगा। तो हमने बेटा आज क्या क्या पढ़ा, सबसे पहले बेटा अपन ने गैस के अवस्था के बारे में पढ़ा। तो 3 अवस्था होती है, ठोस, द्रव, गैस। अव्यवीकरण पहली विशेषता थी, दूसरी अंतरावकाश, तीसरा बल, चौथा गति, 5वां आयतन आकृति, छठा बीपीएमपी। इस आधार पे हमने इनका वर्गीकरण किया। फिर हमने गैसों के सामान्य गुण देखे कि ये पात्र की दीवार पर समरूप दाब लगाते हैं। डन।
इनका खुद का आयतन पात्र के आयतन की तुलना में नगण्य होता है। आयतन आकृति अनिश्चित होती है, पात्र के अनुसार ग्रहण करते हैं। विसरण का गुण होता है, अर्थात अन्य पदार्थों के साथ मिलकर समांगी मिश्रण बनाने का गुण रखते हैं। संपीड्यता का गुण होता है, अर्थात दाब को बढ़ाकर आयतन को घटाया जा सकता है। फिर हमने दाब की बात की। दाब का मतलब बल अपॉन क्षेत्रफल। किसमें मापन करते हैं? बैरोमीटर में। कौन सा द्रव भरा रहता है? Hg, मरकरी का। किस सिद्धांत पे काम करता है? P बराबर HDG सिद्धांत पर काम करता है। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट, P मतलब प्रेशर, क्या होता है? 1 atm। 1 atm किसके बराबर होता है? 760 mm ऑफ Hg, या 760 टॉर, या 101 325 पास्कल। पास्कल बोले तो PA किसके बराबर होता है? लगभग 1.01325 बार के बराबर होता है। इसको लगभग 1.01 बार भी आप मान सकते हो। 1 लीटर में 1000 ml होता है। 1000 ml मतलब 10⁻³ सेंटीमीटर क्यूब, शॉर्ट में सीसी, या 10⁻³ मीटर क्यूब, या 1 डेसीमीटर क्यूब। डेसीमीटर का मतलब 10⁻⁻1 मीटर, तो क्यूब करोगे तो 10⁻³ मीटर क्यूब, जो 1 लीटर के बराबर है। समझ में आ गई बात? 1 सीसी 1 ml के बराबर होती है। केल्विन में टेम्परेचर को लाना है तो जहां डिग्री सेल्सियस आया उसमें 273 ऐड कर दो, वो किस में बदल जाएगा? केल्विन में। और इस पाठ में याद रखें, जितने भी न्यूमेरिकल आए सब जगह टेम्परेचर को हमेशा किस में लेना है बेटा? केल्विन में लेना है। आर का मतलब गैस नियतांक, क्या क्या मान होता है? 0.0821 एटमॉस्फेयर लीटर पर मोल केल्विन। एटमॉस्फेयर की बजाय बार में देखना है तो ये होगा। कैलोरी में ये, कैलोरी के बजाय जूल में देखना है तो 2 से गुणा कर दो, मतलब 4.18 से, और जूल को अर्ग में निकालना है तो 10�7 से गुणा कर दो। तो बेटा ये हमारा द्रव्य की अवस्था के 3 टॉपिक थे। अब अपन बेटा अपनी नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे गैसों के नियम, जिसमें बॉयल का नियम, चार्ल्स का नियम, आपका गैलुसेक का नियम, अलग अलग नियमों की बात करेंगे, एवोगाद्रो का नियम। फिर बेटा अपन इसके न्यूमेरिकल करेंगे। तो अपने नेक्स्ट से नेक्स्ट लेक्चर में न्यूमेरिकल से स्टार्ट होंगे। जब तक थ्योरी है, इजी चैप्टर है, जो जो चीजें आ रही है उनको ध्यान रखो। एक इन मात्रकों का विशेष ध्यान रखें, ये आप आज ही एक पेज पे लिख के आपके पढ़ने वाली टेबल पे लगा लें, जिससे आपसे गलती नहीं हो। ठीक है बेटा? बाकी रेडॉक्स वाले चैप्टर के क्वेश्चंस करने हैं, तैयारी कंटिन्यू करते रहना है। ये नहीं कि अब ये चैप्टर चल रहा है तो मोल और रेडॉक्स को भूल जाओ, उससे कोई रिश्ता नहीं है, ऐसा नहीं बेटा। तो अब जैसे 1-2 दिन आपके पास काम कम है क्योंकि न्यूमेरिकल वगैरह अभी मैंने शीट के नहीं दिए, तो ये 1-2 दिन आप बेटा क्या करो, आप मोल और रेडॉक्स कि जो मैंने करवाया है लेक्चर, जो आपने नोट्स बनाया, उनको एक बार दोबारा पढ़ लो, जिससे चीजें रिवाइज हो जाए। समझ में आ रही है बात बेटा? बाकी अपन नेक्स्ट क्लास में बात करते हैं। टेंशन की जरूरत नहीं है, आराम से पढ़ो, मस्त रहो। ठीक है बेटा? ओके, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।